हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी हम कैसे चेक करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हमें आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी को चेक करना है, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट की थ्योरी ऑफ लॉजिक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले चलते हैं आर्ग्यूमेंट पर और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। An argument is a process that gives a conclusion from a given set of propositions. The given set of propositions is called the premises. An argument that gives a conclusion Q from the set of premises P1, P2, P3 up to Pn is denoted by P1, P2, P3 up to Pn implies Q. अब समझते हैं कि आर्गुमेंट क्या है। देखिए, आर्गुमेंट क्या है। आर्गुमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो एक प्रोपोजिशंस के सेट से एक कंक्लूजन आपको देता है आउटपुट की फॉर्म में। क्लियर। देखिए, सपोज हमारे पास कुछ प्रोपोजिशंस हैं। प्रोपोजिशंस को हम और क्या बोल सकते हैं? स्टेटमेंट्स। तो सपोज हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट है हमारा P1, एक स्टेटमेंट है हमारा P2 और एक स्टेटमेंट है P3 एंड सो ऑन। एक स्टेटमेंट है हमारा Pn। अब ये n स्टेटमेंट मिलकर आपको एक कंक्लूजन देते हैं Q। कहने का मतलब, ये जो प्रोपोजिशंस या स्टेटमेंट्स का एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं P1, P2, P3 अप टू Pn। ये प्रोपोजिशंस मिलकर आपको एक कंक्लूजन देती हैं Q। क्लियर। तो ये जो प्रोसेस है आपका, ये प्रोसेस बोला जाएगा आपका आर्गुमेंट। कि ये प्रोपोजिशन P1, P2, P3 अप टू Pn एक कंक्लूजन आपको दे रही हैं Q। और ये मिलकर एक आर्गुमेंट आपका बनाते हैं। और इस आर्गुमेंट को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? P1, P2, P3, कोमा कोमा अप टू Pn इम्प्लाइज Q। और यहाँ पर ये जो P1, P2, P3, Pn है, ये आपकी क्या है? एक सेट है किसका? प्रोपोजिशंस का। और इनको हम क्या बोलते हैं? प्रीमाइसेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम इनको? प्रीमाइसेस। और ये कंक्लूजन क्या दे रही हैं आपको? क्यू कंक्लूजन दे रही हैं। तो किसी किसी आर्गुमेंट को लिखने का जो हमारा तरीका है वो क्या है? कि आप जो प्रीमाइसेस हैं पहले उनको लिखिए P1, P2, P3 एंड सो ऑन अप टू Pn। और ये प्रीमाइसेस क्या सॉल्यूशन दे रही हैं आपका? क्या कंक्लूजन दे रही हैं? क्यू कंक्लूजन दे रही हैं। तो क्यू को इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये जो है, ये फॉर्म जो बोली जाएगी, ये बोली जाएगी आपकी आर्गुमेंट। क्लियर। अब एक तो तरीका आर्गुमेंट को लिखने का ये है, या एक दूसरा तरीका आर्गुमेंट को लिखने का ये भी है कि आप कैसे लिख सकते हैं कि प्रीमाइसेस को ऐसे लिख लीजिए P1, P2, P3 एंड सोन Pn। और जो कंक्लूजन इसका मिल रहा है आपको, यहाँ पर एक अंडरलाइन बनाएंगे और जो कंक्लूजन है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं Q। तो इससे भी क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि P1, P2, P3 अप टू Pn जो प्रीमाइसेस हैं आपकी, जो प्रोपोजिशंस हैं, वो आपको Q कंक्लूजन दे रही हैं। तो आप आर्गुमेंट को या तो इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में, दोनों में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये आर्गुमेंट था हमारा। तो एक फॉर्म तो इसकी ये थी। दोनों फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं। दूसरी फॉर्म ये है, एन आर्गुमेंट P1, P2, P3 अप टू Pn इम्प्लाइज Q इज रिप्रेजेंटेड बाय। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं P1, P2, P3 अप टू Pn। और कंक्लूजन क्या मिल रहा है आपको? Q मिल रहा है। तो ये किसका साइन है? देयरफॉर, कि इससे कंक्लूजन क्या मिल रहा है आपको? Q मिल रहा है। क्लियर।
तो ये आप आर्गुमेंट को एक इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस आर्गुमेंट की वैलिडिटी हम कैसे चेक करते हैं उस पर चलते हैं। क्लियर? तो वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट को डिस्कस करते हैं। एन आर्गुमेंट P1, P2, P3 अप टू Pn इंप्लाइज Q। देखिए ये आर्गुमेंट होता है हमारा, ये फॉर्म मैंने बताई थी, ये क्या होगी, आर्गुमेंट होता है। तो ये जो आर्गुमेंट है ये वैलिड होता है कब, कि अगर ये जो कंक्लूजन Q है वो क्या हो, ट्रू हो। कब? जब ये सभी P1, P2, P3 अप टू Pn ये भी क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए सभी। या आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर P1, P2, P3 और अप टू Pn ये सभी ट्रू हैं और इनसे जो कंक्लूजन मिल रहा है आपका Q वो भी क्या है, ट्रू है, तो इसका मतलब ये जो आर्गुमेंट है आपका, ये आर्गुमेंट बोला जाएगा आपका वैलिड आर्गुमेंट। क्लियर? तो एक तो तरीका ये है वैलिडिटी चेक करने का। एक दूसरा वे है जिससे हम आर्गुमेंट की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल की हेल्प से आर्गुमेंट की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, तो उसी को हम यूज में लेंगे। तो वो क्या है कि सपोज अगर आपके पास ये आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट क्या है ये किसकी फॉर्म है, आर्गुमेंट की फॉर्म है, जिसमें प्रीमाइसेस क्या है आपकी, P1, P2, P3 अप टू Pn ये प्रीमाइसेस हैं, और कंक्लूजन क्या है, Q। तो अगर इसकी वैलिडिटी आपको चेक करनी है कि ये वैलिड है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जितनी भी प्रीमाइसेस हैं ये P1, P2, P3 अप टू Pn इन सभी के बीच में एंड का सिंबल लगा देंगे। ये क्या लगा दिया आपने, एंड का सिंबल, सभी के बीच में, सभी प्रीमाइसेस के बीच में एंड का सिंबल लगा देंगे। तो आपने सभी प्रीमाइसेस के बीच में एंड का सिंबल लगा दिया। क्लियर? और इससे किस पर इंप्लाइज कर देना है, यानी सॉल्यूशन क्या मिल रहा है आपको, कंक्लूजन क्या मिल रहा है, क्यू, तो क्यू को इंप्लाइज कर देना है। तो अगर ऐसा करने से ये जो एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना आपका, ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया, यानी जो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स या प्रोपोजिशन से मिलकर बना है, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट बना आपका। और इस कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे, और अगर उस ट्रूथ टेबल से ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये टोटोलॉजी आता है, तो आर्गुमेंट जो है आपका वो क्या हो जाएगा, वैलिड आर्गुमेंट हो जाएगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। तो एन आर्गुमेंट दैट इज नॉट वैलिड इज कॉल्ड फाल्सी। वो आर्गुमेंट कैसा बोला जाएगा, फैल्सी बोला जाएगा, अगर वो वैलिड नहीं है तो। क्लियर? तो चलिए अब प्रॉब्लम्स पर चलेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द आर्गुमेंट। एक आर्गुमेंट हमें गिवन है। आर्गुमेंट क्या है, इफ आई गेट द जॉब देन आई विल वर्क हार्ड, और उसके बाद है आई वर्क हार्ड देयर फोर आई विल गेट द जॉब। क्लियर? तो ये एक आर्गुमेंट यहाँ पर गिवन है। इस आर्गुमेंट की हमें वैलिडिटी चेक करनी है, और हम वैलिडिटी चेक करने के लिए किसका यूज करेंगे, ट्रूथ टेबल का यूज करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में करना क्या है, सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले जो आर्गुमेंट हमें गिवन है उस आर्गुमेंट को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। क्लियर? और किसकी हेल्प से, थ्योरी ऑफ लॉजिक की हेल्प से हमें सिंबॉलिक फॉर्म में उसको लिखना है। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। तो देखिए ये बात आपको पता है कि अगर ये जो सिंबल होता है P इम्प्लाइज Q, इसका मतलब एक स्टेटमेंट P है और एक स्टेटमेंट Q है, तो तब ये P इम्प्लाइज Q होता है। इसका मतलब क्या होता है, इफ P देन Q। कहने का मतलब इफ और देन के बीच में जो स्टेटमेंट होगा वो P होगा, और जो देन के बाद में स्टेटमेंट होगा वो Q होगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इन स्टेटमेंट को सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए स्टेटमेंट जो है वो किस फॉर्म में है, इफ और देन की फॉर्म में है। पहला स्टेटमेंट जो है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट वो यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ तक यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। क्लियर? तो अब इस स्टेटमेंट में हम देखेंगे P क्या है और Q क्या है। तो देखिए स्टेटमेंट जहाँ से स्टार्ट हुआ है, इफ से स्टार्ट हुआ है, और इफ के बाद देन कहाँ पर है, ये यहाँ पर है देन। तो इफ के
और देन से पहले वाला एक स्टेटमेंट हो जाता है, ये जो पी था। और देन के बाद जो स्टेटमेंट होता है वो क्या हो जाता है, क्यू हो जाता है। तो इसमें पी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, हम ले सकते हैं पी हो गया हमारा आई गेट द जॉब, और क्यू क्या हो गया हमारा आई विल वर्क हार्ड। तो ये हमने फर्स्ट जो कंपाउंड स्टेटमेंट था हमारा, इफ आई गेट द जॉब देन आई विल वर्क हार्ड, इस स्टेटमेंट को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में अभी लिख लिया। मतलब इसमें से जो स्टेटमेंट्स हमने लेने थे, सिंपल स्टेटमेंट पी और क्यू, वो ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में है यहाँ पर आई वर्क हार्ड। तो आई वर्क हार्ड, अब इसको अलग से कोई स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये आप पहले से ही ले चुके हैं। वर्क हार्ड वाला स्टेटमेंट आप यहाँ पर ले चुके हैं, जो कि क्या है, क्यू है। तो इसको अलग से कोई स्टेटमेंट लेने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद है देयर फोर। अच्छा, जहां पर भी देयर फोर आ जाए या इम्प्लाइज आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर आपको जो है कंक्लूजन मिल रहा है। तो कंक्लूजन क्या मिल रहा है, आई विल गेट द जॉब। क्लियर। तो देयर फोर आ गया, इसका मतलब ये आपका क्या है, देयर फोर के आगे जो स्टेटमेंट है ये कंक्लूजन है। अब आई विल गेट द जॉब, अब इसको भी आप पी लेंगे, क्यू लेंगे या आर लेंगे, कोई अलग वेरिएबल लेंगे, तो इसको नया वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई विल गेट द जॉब ये स्टेटमेंट आप ऑलरेडी ले चुके हैं। इसको क्या ले चुके हैं, पी ले चुके हैं। क्लियर। तो इसको अलग से लेने की जरूरत आपको नहीं है। अगर कोई नया सेंटेंस या नया स्टेटमेंट आपका आता तो उसको नया वेरिएबल ले लेते आप। पी क्यू ले रखे थे आपने, तो उसको आर ले सकते थे। क्लियर। तो फिलहाल पी और क्यू से ही आपका काम चल जाएगा, क्योंकि और कोई नया सेंटेंस या नया स्टेटमेंट नहीं है। क्लियर। तो अब क्या करेंगे आप, अब इन दो स्टेटमेंट की हेल्प से, पी और क्यू स्टेटमेंट की हेल्प से, ये जो कंप्लीट आर्गुमेंट है आपका, इस कंप्लीट आर्गुमेंट को लॉजिक की फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर। तो अब आएंगे, द गिवन आर्गुमेंट कैन बी रिटन एज। कैसे लिख सकते हैं इस आर्गुमेंट को, तो देखिए फर्स्ट जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक फिनिश है। तो अब इसको आप लिखेंगे थ्योरी ऑफ लॉजिक से लॉजिक की फॉर्म में। कैसे, सिंबॉलिकली। तो देखिए इफ और देन वाला जो सेंटेंस होता है हमेशा इम्प्लाइज वाला होता है। क्लियर। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, जैसे इसका मतलब होता है इफ पी देन क्यू। तो ये स्टेटमेंट है इफ आई गेट द जॉब, यानी इफ किसके आगे लगा हुआ है, पी के आगे, और देन के बाद क्या है, क्यू है, आई विल वर्क हार्ड। तो इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं आप पी इम्प्लाइज क्यू। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका आ गया। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट है आई वर्क हार्ड। आई वर्क हार्ड कौन सा है, क्यू है। तो यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख लेंगे इसके नीचे, क्यू लिख लेंगे। क्लियर। उसके बाद क्या है, देयर फोर। देयर फोर जहां पर भी आ जाए तो इसका मतलब उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था प्रीमाइसेस जैसे लिखते हैं, P1 P2 अप टू Pn। और जब भी कंक्लूजन आता है तो अंडरलाइन लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कंक्लूजन लिखते हैं आप। क्लियर। तो इसी तरह से यहाँ पर प्रीमाइसेस जो हुई हमारी, जो स्टेटमेंट हमें गिवन थे, एक तो हो गया हमारा P इम्प्लाइज क्यू, एक हो गया हमारा क्यू। अब आ गए हैं हम किस पर, देयरफॉर पर, यानी सॉल्यूशन पर, कंक्लूजन पर। तो अंडरलाइन लगाएंगे। उसके बाद क्या है, आई विल गेट द जॉब। तो आई विल गेट द जॉब कौन सा है, पी स्टेटमेंट है। तो क्या लिखेंगे इसके नीचे, पी। तो ये आपका कंक्लूजन मिल गया। तो ये आपका जो बन गया एक आर्गुमेंट बन गया। ठीक है, जिसमें P1 का वर्क कर रहा है ये स्टेटमेंट, P2 का वर्क कर रहा है क्यू, और कंक्लूजन क्यू का वर्क कर रहा है पी। तो ये एक आपका आर्गुमेंट हो गया। अब इस आर्गुमेंट की आपको क्या करनी है, वैलिडिटी चेक करनी है। तो आर्गुमेंट की वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं, मैंने बताया था। अगर सपोज आपके पास कोई आर्गुमेंट ऐसा है, P1 P2 P3, ठीक है, सपोज थ्री प्रीमाइसेस हैं और ये कंक्लूजन है क्यू। तो आप इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, जितनी भी प्रीमाइसेस हैं इन सब के बीच में एंड लगा देते हैं, यानी P1 एंड P2
एंड P3, और इन सबसे इंप्लाइज किस पर करा देते हैं, ये जो कंक्लूजन आया है Q। अब इसके लिए क्या बनाते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। और अगर वो टोटोलॉजी आ जाती है तो आर्गुमेंट कैसा हो जाता है, वैलिड हो जाता है। तो अब इस आर्गुमेंट में P1 का काम कौन कर रहा है, P इंप्लाइज Q। तो इसके और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, क्यू, तो इसके और इसके बीच में क्या लगा देंगे, एंड। और सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, पी, यानी कंक्लूजन पी मिल रहा है, तो पी पर इंप्लाइज करेंगे। और इसके लिए क्या बनाएंगे, आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे। और अगर वो क्या आ जाती है, टोटोलॉजी आ जाती है, तो आर्गुमेंट आपका वैलिड हो जाता है। क्लियर। तो देखिए यही करेंगे हम, द गिवन आर्गुमेंट विल बी वैलिड इफ पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी इज अ टोटोलॉजी। अगर ये टोटोलॉजी आ गया तभी स्टेटमेंट जो है, तभी आर्गुमेंट जो है आपका वो कैसा होगा, वैलिड होगा। तो अब आपको इसके लिए ट्रूथ टेबल बनानी है। अब ट्रूथ टेबल बनानी है तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपके कितने स्टेटमेंट थे। एक तो P है और एक Q है, यानी टू वेरिएबल्स हैं। तो यानी टू की पावर कितनी कर देंगे, टू, तो टू की पावर कितनी होती है, फोर। तो यानी आपको टू वेरिएबल्स लेने हैं, एक तो P और एक Q ट्रूथ टेबल में। और वैल्यूज कितनी लेनी है उसमें, फोर वैल्यूज लेनी है। तो फोर वैल्यूज कैसे लेंगे, पी में दो ट्रू ले लेंगे, पी में और दो फॉल्स ले लेंगे। इसी तरह से क्यू में क्या करते हैं, एक ट्रू लेंगे, एक फॉल्स, फिर एक ट्रू, एक फॉल्स। तो इस तरह से ट्रूथ टेबल बनानी है आपको इसके लिए। तो चलिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रूथ टेबल बना रहे हैं इसके लिए, तो पहला वेरिएबल है हमारा पी। तो पी में ले लिया हमने दो ट्रू और दो फॉल्स ले लिया। इसी तरह से नेक्स्ट वेरिएबल है क्यू, तो क्यू में हमने क्या ले लिया, एक ट्रू, एक फॉल्स, फिर एक ट्रू, फिर एक फॉल्स ले लिया। अब सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है P इंप्लाइज Q। तो एक कॉलम बना लेते हैं हम, P इंप्लाइज Q। अब P इंप्लाइज Q के लिए कैसे ट्रूथ वैल्यूज फाइंड करते हैं हम, देखिए P इंप्लाइज Q है, तो इसमें हम P और Q को देखते हैं। अगर ये दोनों सेम है, सेम का मतलब अगर P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो ट्रू मिलेगा। और अगर P फॉल्स है, Q फॉल्स है, तब भी ट्रू मिलेगा। यानी अगर ये दोनों सेम ट्रूथ वैल्यूज रखते हैं, यहाँ फॉल्स है यहाँ फॉल्स है तब भी ट्रू, यहाँ ट्रू है यहाँ ट्रू है तब भी ट्रू। तो अगर दोनों सेम है तो ट्रू मिलता है, और अगर दोनों सेम नहीं है तो आप क्यू वाली वैल्यूज को देखते हैं, क्योंकि इंप्लाइज किस पर हो रहा है, क्यू पर हो रहा है। क्लियर। तो देखिए इसी तरह से हमने एक ट्रूथ टेबल यहाँ पर बनाई हुई है। देखिए यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू, दोनों ट्रू है, सेम है, तो ट्रू आ गया। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, दोनों सेम नहीं है, तो इंप्लाइज किस पर हो रहा है, क्यू पर, तो क्यू क्या है, फॉल्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स। अब यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू है, दोनों सेम नहीं है, लेकिन इंप्लाइज किस पर है, क्यू पर है, तो क्यू कितना है, ट्रू, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है, तो दोनों सेम है, तो सेम है तो दोनों ट्रू आ जाएगा। इस तरह से ये आपने पी इंप्लाइज क्यू फाइंड कर लिया। क्लियर। अब इसके बाद ये तो आपने फाइंड कर लिया, इसके बाद इसके इसका क्यू के साथ में क्या लेना है, एंड लेना है। अब एंड कैसे लेते हैं, तो किस किस का एंड लेना है, एक तो क्यू का और एक इसका। एंड का मतलब है अगर दोनों ट्रू होंगे तब ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, चाहे दोनों फॉल्स हों। क्लियर। बस ट्रू आपको एक ही कंडीशन में मिलेगा, कि जब ये दोनों ट्रू हों। तो हम इसके लिए टेबल बना लेते हैं। तो देखिए टेबल बना ली, तो किस किस को देखना पड़ेगा आपको, इसको और इसको, यानी इस कॉलम को और इस कॉलम को। तो देखिए यहाँ ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया। यहाँ फॉल्स, कोई भी ट्रू नहीं है तो फॉल्स। यहाँ ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, तो कैसा आ गया, ट्रू आ गया। अब यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू है, दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू होगा, तो यहाँ पर फॉल्स हो गया। क्लियर। तो ये आपने फाइंड कर लिया भाई। क्लियर। अब इसके बाद ये तो आपने फाइंड कर लिया ये कॉलम, तो अब इससे किस पे इंप्लाइज कर देना है, पी पर, यानी इसको और इस पी को देखना है आपको। इंप्लाइज है तो इंप्लाइज में क्या करते हैं, अगर दोनों सेम हैं तो ट्रू आता है, अदरवाइज इंप्लाइज किस पर हो रहा है, पी पर, तो जो पी की वैल्यू होगी वो वैल्यू आएगी, अगर दोनों सेम नहीं है तो चलिए इस कॉलम को भी बना लेते हैं। इस कॉलम को बना लिया। अब देखिए ये किससे बना, इससे और इससे। तो अब देखिए यहाँ ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, दोनों सेम है तो ट्रू आ गया।
यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, दोनों सेम नहीं है, लेकिन इम्प्लाइज किस पर हो रहा है, पी पर। तो पी पर इम्प्लाइज हो रहा है, तो पी की वैल्यू क्या है, ट्रू, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू है, दोनों सेम नहीं है, तो इम्प्लाइज देखिए किस पर हो रहा है, पी पर हो रहा है, तो पी की क्या वैल्यू है, एफ, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है, दोनों सेम है, तो ट्रू आएगा। क्लियर। अब आपने इसके लिए ट्रुथ टेबल बना ली। क्लियर। इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाई, यानी ये कॉलम लास्ट वाला। अब इस कॉलम में देखिए क्या सभी वैल्यूज ट्रू मिली हैं आपको, नहीं। तो सभी वैल्यूज ट्रू नहीं मिली, यानी यहाँ पर आपको फॉल्स मिला है, तो यानी ये टोटोलॉजी नहीं है। तो जब टोटोलॉजी नहीं है, तो यानी स्टेट जो आर्गुमेंट है आपका वो वैलिड नहीं है। तो अब आप लिख सकते हैं, फ्रॉम द ट्रुथ टेबल द कंपाउंड स्टेटमेंट दिस इज नॉट अ टोटोलॉजी, ये टोटोलॉजी नहीं है। इसका मतलब क्या है, द गिवन आर्गुमेंट इज नॉट वैलिड, जो आर्गुमेंट है आपका वो वैलिड नहीं है। क्लियर। तो इतना ही करना था क्वेश्चन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द आर्गुमेंट। एक आर्गुमेंट आपको गिवन है, इफ इट रेन्स देन इट विल बी कोल्ड, if it is cold, then I will stay at home. Since it rains, therefore I shall stay at home. तो ये एक आर्गुमेंट है हमारा, जो कि कुछ प्रीमाइसेस यानी प्रोपोजिशंस के सेट से मिलकर बना है, और जो एक कंक्लूजन दे रहा है आपका, वो क्या है कंक्लूजन, आई शैल स्टे एट होम। इसकी वैलिडिटी आपको चेक करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपका जो फर्स्ट लाइन है आपकी, ये स्टार्ट हुई है यहाँ से और एंड हो रही है यहाँ पर, फुल स्टॉप लगा हुआ है क्योंकि, तो इसमें से कुछ स्टेटमेंट लेंगे और उनको रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल से। देखिए इफ और देन वाला सेंटेंस है, तो मैंने बोला था इफ और देन, इफ और देन मतलब इफ पी देन क्यू। क्लियर। तो इफ के बाद क्या है, पी। इफ के और देन के बीच में क्या होता है, पी। तो इफ और देन के बीच में क्या है, ये इट रेन्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, पी। इसको आप क्या बोल सकते हैं, पी। उसके बाद देन के बाद क्या होता है, फुल स्टॉप तक क्यू। तो उसके बाद देन के बाद क्या है, इट विल बी कोल्ड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्यू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट लाइन को आपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, इसमें से कुछ स्टेटमेंट ले लिए आपने जो सिंपल स्टेटमेंट थे। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन ये है आपकी, ये भी इफ और देन वाला सेंटेंस है। तो इफ के बाद क्या है, इफ के बाद है ये इट इज कोल्ड। तो इसको पी तो नहीं ले सकते क्योंकि पी तो है इट रेन्स। तो इसको एक नया सिंबल हम लिख लेते हैं, इसको बोल दिया हमने आर। आर क्या बोल दिया, अ, नहीं, एक सेकेंड। देखिए इट इज कोल्ड, तो इट इज कोल्ड तो यहाँ पर आ चुका है ना एक क्यू, तो इसको तो अलग से लेने की जरूरत नहीं है। इट इज कोल्ड, कोल्ड वाली बात तो क्यू स्टेटमेंट में हो गई, तो ये तो क्यू रहेगा। उसके बाद देन के बाद क्या है, आई विल स्टे एट होम। तो ये नया स्टेटमेंट है एक, तो इसको ले लीजिए आप, पी और क्यू तो ले चुके हैं, इसको आर ले लीजिए। तो आर हो गया आपका आई विल स्टे एट होम। तो ये पूरा कवर हो गया अब इफ से लेकर होम तक। क्लियर। उसके बाद क्या आ गया, सिंस आ गया। तो देखिए जब भी सिंस या देयर फोर, सिंस इट रेन्स, अब सिंस क्या है, इट रेन्स, तो इट रेन्स को भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है आपको, इट रेन्स आपने पी ले रखा है। ठीक है। तो इसको अलग से स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद आ गया देयर फोर। तो देयर फोर जब आ जाता है, यानी उसके बाद आपको कंक्लूजन मिलता है। तो कंक्लूजन क्या मिल रहा है, आई शैल स्टे एट होम। तो इसको भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टे एट होम के लिए आपने क्या ले रखा है, आर ले रखा है। तो कोई नया सेंटेंस तो है नहीं, ये तो आप पहले से ले चुके हैं। तो यानी आपका जो काम है वो थ्री वेरिएबल से चल जाएगा, एक पी से, एक क्यू से, और एक आर से। क्लियर। अब ये जो आर्गुमेंट था, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखेंगे। चलिए इसको लिखते हैं अब आप। तो सब लिखेंगे, द गिवन आर्गुमेंट कैन बी रिटन एज। तो देखिए सबसे पहली लाइन देखिए ये, इफ इट रेन्स देन इट विल बी कोल्ड। तो इफ लगा हुआ है, यानी इफ कौन सा सेंटेंस है, इफ पी देन क्यू।
तो इफ पी देन क्यू को क्या लिखते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू। तो इस लाइन को आप क्या लिख सकते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू। इसका मतलब क्या हो गया, कैसे रीड करेंगे, इफ इट रेन्स देन इट विल बी कोल्ड। तो ये सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, इफ इट इज कोल्ड देन आई विल स्टे एट होम। तो इफ किसके आगे लिखा हुआ है, इट इज कोल्ड। तो इट इज कोल्ड क्या है हमारा, क्यू। तो क्यू इंप्लाइज करेगा, क्योंकि क्यू के इसके बाद क्या लिखा हुआ है, देन। तो क्यू इंप्लाइज करेगा इस बार किसको, आई विल स्टे एट होम यानी आर को। तो इसको लिख सकते हैं आप, क्यू इंप्लाइज आर। तो इस सेंटेंस को लिख दिया आपने, क्यू इंप्लाइज आर। क्लियर। उसके बाद आते हैं, उसके बाद है सिंस इट रेन्स। सिंस इट रेन्स, तो इसके बाद ये कौन सा स्टेटमेंट है, पी। तो इसके नीचे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लेंगे पी। उसके बाद क्या आ गया, देयरफॉर। देयरफॉर जहां भी आ जाता है इसका मतलब क्या है कि अब आपको कंक्लूजन मिलने वाला है। तो कंक्लूजन देयरफॉर के लिए एक अंडर लाइन बनाएंगे, और कंक्लूजन क्या मिल रहा है, आई शैल स्टे एट होम। तो आई शैल स्टे एट होम या आई विल स्टे एट होम, ये कौन सा है स्टेटमेंट, आर है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, आर। तो ये आर्गुमेंट आ गया आपका। अब इस आर्गुमेंट में अगर आप देखें तो कितनी प्रीमाइसेस हैं, ये देखिए, फर्स्ट प्रीमाइसेस, ये सेकंड प्रीमाइसेस, ये थर्ड प्रीमाइसेस, और इससे ये क्या मिल रहा है, ये कंक्लूजन मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है, कंक्लूजन मिल रहा है। क्लियर। अब ये आर्गुमेंट हो गया आपका। अब इस आर्गुमेंट की आपको क्या चेक करनी है, वैलिडिटी चेक करनी है। तो वैलिडिटी चेक करने के लिए मैंने बताया था, जितनी भी प्रीमाइसेस हैं उनके बीच में एंड लगा दीजिए। तो फर्स्ट प्रीमाइसेस है आपकी पी इम्प्लाइज क्यू, सेकंड है आपकी क्यू इम्प्लाइज आर, और थर्ड है आपकी पी। इन सभी के बीच में एंड लगा दीजिए, और एंड लगाकर किस पर इम्प्लाइज कर दीजिए, ये इम्प्लाइज कर दीजिए जो कंक्लूजन है आर। और इसके लिए क्या बनाइए, एक ट्रूथ टेबल बनाइए। और अगर इस ट्रूथ टेबल से ये जो है, ये स्टेटमेंट जो है टोटोलॉजी आता है, तो इसका मतलब जो गिवन आर्गुमेंट होगा आपका वो कैसा हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। क्लियर। तो द गिवन आर्गुमेंट विल बी वैलिड इफ P implies Q and Q implies R and P implies R is a tautology। अब इसके लिए आपको एक टेबल बनानी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कितने वेरिएबल्स हैं आपके पास, एक तो P है, एक Q है, और एक R है। यानी कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। तो 2 की पावर करते हैं हम 3, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने 2 की पावर में करते हैं, तो कितना आया, 8। यानी आपको जो ट्रूथ टेबल बनानी है उसमें वैल्यूज कितनी लेनी है, आपको 8 लेनी है। अब वो कैसे लेनी है, देखिए, ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो सबसे पहला जो वेरिएबल है वो पी। तो पी में 8 वैल्यूज लेनी है हमें। तो 8 कैसे ले लेते हैं, 8 का हाफ कर लिया तो 4, यानी 4 ट्रू ले लीजिए और 4 फॉल्स ले लीजिए। तो इस तरह से पी में हमने 4 ट्रू और 4 फॉल्स ले लिए। इसी तरह से क्यू में 4 का हाफ कर दीजिए। तो क्यू में 2 तो पहले ट्रू ले लेंगे, फिर 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू, और फिर 2 फॉल्स ले लेंगे। इसी तरह से आर में क्या करेंगे, आर में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, इस तरह से अल्टरनेट 8 वैल्यूज आप ले लेंगे। क्लियर। अब इसके बाद सबसे पहले आपको फाइंड करना है P इम्प्लाइज Q। तो एक कॉलम बनाएंगे P इम्प्लाइज Q का। तो P इम्प्लाइज Q, इम्प्लाइज का मैंने अभी बताया है किस किस के बीच में इम्प्लाइज है, P और Q। यानी ये P और Q को पर फोकस करेंगे। अगर दोनों सेम हैं तो ट्रू आएगा, और दोनों सेम नहीं है तो जो Q की वैल्यू होगी, क्योंकि इम्प्लाइज Q पर हो रहा है तो वो वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आप ये P इम्प्लाइज Q फाइंड कर लेंगे। देखिए, दोनों ट्रू तो ट्रू, ये दोनों सेम है तो ट्रू, ये दोनों सेम नहीं है लेकिन इंप्लाइज किस पर हो रहा है, क्यू पर, तो एफ। यहाँ पर दोनों सेम नहीं है तो एफ, यहाँ पर एफ और टी है, इंप्लाइज क्यू पर है तो यहाँ टी आ जाएगा, यहाँ पर एफ और टी है तो टी आ जाएगा। यहाँ दोनों सेम है तो टी आएगा, यहाँ पर भी दोनों सेम है तो टी आ जाएगा। तो इस तरह से आपने पी इम्प्लाइज क्यू को फाइंड कर लिया। क्लियर। अब आपको जो फाइंड करना है, आपने ये तो फाइंड कर लिया P इम्प्लाइज Q, अब आपको फाइंड करना है Q इम्प्लाइज R। तो एक कॉलम बनाएंगे Q इम्प्लाइज R। तो अब किस किस को देखना है आपको, Q से R पर इम्प्लाइज करना है। तो Q ये है,
आर ये है। फिर से वही रूल, अगर दोनों सेम है तो ट्रू आएगा, दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है, तो इम्प्लाइज हुआ है आर पर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ एफ आ जाएगा। यहाँ एफ और टी है तो यहाँ टी आएगा। यहाँ दोनों सेम है तो टी आ जाएगा, यहाँ दोनों सेम है टी। यहाँ पर एक ट्रू एक फॉल्स है तो आर फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा। यहाँ एफ टी तो टी आ जाएगा। यहाँ दोनों सेम है तो ट्रू आ जाएगा। इस तरह से ये आपने क्यू इम्प्लाइज आर भी फाइंड कर लिया। क्लियर? तो अब आप ये फाइंड कर चुके हैं, उसके बाद क्या फाइंड करना है, इन दोनों का एंड फाइंड करना है। इनके बीच में एंड लगा देना है, एक कॉलम फाइंड कर लिया हमने। तो एंड किस किस के बीच में है, इसके और इसके। तो एंड कैसे ऑपरेट करते हैं हम, एंड के लिए क्या है कि इन दोनों के बीच में एंड है, यानी अगर इन दोनों की ट्रूथ वैल्यूज ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। तो देखिए दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अगर दोनों ट्रू नहीं होंगी तो तब उस केस में फॉल्स लिख देंगे आप, यहाँ फॉल्स आ गया। ये दोनों ट्रू थी तो ट्रू, यहाँ फॉल्स, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू। तो इस तरह से आपने फाइंड कर लिया। क्लियर? इसके बाद ये तो आप फाइंड कर चुके हैं इतना। इसके बाद इसका एंड किसके साथ लेना है, पी के। तो एक ये कॉलम बना लिया आपने। अब किस किस का एंड लेना है, इसका और पी का। तो अब इन दोनों को देखते हैं और एंड कैसे लेते हैं। अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू तो ट्रू आ गया। यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू तो फॉल्स। यहाँ पर देखेंगे फॉल्स आएगा, यहाँ पर देखिए फॉल्स आएगा, यहाँ पर देखिए फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू है, फॉल्स आएगा। यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। ट्रू केवल उसी कंडीशन में मिलेगा जब दोनों की वैल्यू कैसी होंगी, ट्रू होंगी। तो ये आपने फाइंड कर लिया। क्लियर? अब इससे किस पर इंप्लाइज कर देना है आपको, आर पर इंप्लाइज कर देना है। तो अब इस कॉलम को आप फाइंड करिए। तो ये कॉलम बना लेते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड होगा, इससे आर पर इंप्लाइज करेंगे इस पर। तो इंप्लाइज कैसे करते हैं, अगर दोनों सेम हैं तो ट्रू आएगा, और अगर दोनों सेम नहीं हैं तो इंप्लाइज किस पर हुआ है, आर पर। तो जो आर की वैल्यू होगी वो आएगा। तो देखिए ट्रू तो ट्रू आ जाएगा, दोनों सेम है। यहाँ फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स, दोनों सेम है, ट्रू। यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर ट्रू, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इम्प्लाइज किस पर हो रहा है, आर पर। तो आर की वैल्यू है ट्रू, तो यहाँ ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स है, दोनों सेम है तो ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर ट्रू, तो इम्प्लाइज आर पर हो रहा है तो ट्रू आएगा। यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स, दोनों सेम है तो ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर फॉल्स और यहाँ पर ट्रू, इम्प्लाइज आर पर हो रहा है तो ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू आ जाएगा। तो आपने एक कॉलम फाइंड कर लिया। अब इसको चेक करिए क्या ये टोटोलॉजी है। तो आप देखते हैं तो सभी वैल्यूज जो मिली हैं ये आपको ट्रू मिली हैं, यानी ये जो स्टेटमेंट है आपका ये कैसा है, टोटोलॉजी है। अब ये स्टेटमेंट अगर टोटोलॉजी है तो जो गिवन आर्गुमेंट है वो कैसा हो जाएगा आपका, वैलिड आर्गुमेंट हो जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं फ्रॉम द ट्रूथ टेबल दिस स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी, हैंस द गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड। जो आर्गुमेंट आपको गिवन है वो कैसा आर्गुमेंट है, एक वैलिड आर्गुमेंट है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एनालाइज द आर्गुमेंट्स वैलिडिटी। आपको एक आर्गुमेंट गिवन है और उसकी वैलिडिटी आपको चेक करनी है कि क्या वो आर्गुमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर उसने दे दिया है कि प्रीमाइसेस क्या हैं, एक ये प्रीमाइसेस है और एक ये प्रीमाइसेस है, क्योंकि एक फुल स्टॉप यहाँ लिख लगा दिया है तो सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। और एक ये है, उसके बाद ये कंक्लूजन है, जॉन इज हैप्पी। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले तो बात जो हो रही है वो किसके बारे में बात हो रही है, जोन के लिए। किसके बारे में बात हो रही है, जोन के लिए। यानी पर्सन का काम कौन कर रहा है, जोन कर रहा है। सॉल्यूशन पर चलेंगे हम। तो देखिए कौन सा कंडीशन है यहाँ पर, इफ और देन वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर इफ अ पर्सन इज हैप्पी कोमा लगा हुआ है, दे स्माइल। तो यहाँ पर देन छिपा हुआ है। तो यानी इफ और देन के बीच वाला जो पोर्शन है वो क्या है, अ पर्सन इज हैप्पी। और पर्सन कौन है, जॉन है। तो आप इसको लिख सकते हैं जॉन इज हैप्पी। ये पहला आपका
स्टेटमेंट हो जाएगा पी। क्लियर। उसके बाद क्या है, दे स्माइल। दे स्माइल मतलब किसकी बात हो रही है, यहाँ पर जॉन की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्यू लिख सकते हैं आप, जॉन स्माइल्स। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आ गया। तो इसको लिख लिया आपने। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे, तो नेक्स्ट है जॉन इज स्माइलिंग। तो ये कोई नया स्टेटमेंट नहीं है, ये क्यू ही है, जॉन इज स्माइल्स, ये हमने क्यू ले लिया। क्लियर। तो दोनों हमने ले लिया यहाँ पर। उसके बाद कंक्लूजन पे चलते हैं, तो कंक्लूजन क्या है, जॉन इज हैप्पी। तो जॉन इज हैप्पी के लिए भी कोई नया वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जॉन इज हैप्पी को हम क्या ले चुके हैं, पी ले चुके हैं। क्लियर। अब जो आर्गुमेंट है हमारा, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, तो लिख सकते हैं हम, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन आर्गुमेंट इज। तो पहली प्रीमाइसेस है आपकी ये, इफ अ पर्सन इज हैप्पी दे स्माइल, यानी इफ पी देन क्यू। इफ पी देन क्यू, तो यानी फर्स्ट प्रीमाइसेस हमारी हो गई पी इंप्लाइज क्यू। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जॉन इज स्माइलिंग। तो जॉन इज स्माइलिंग मतलब क्यू, जॉन स्माइल्स, तो ये सेकंड हो गई। क्लियर। इसके बाद क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन है तो अंडरलाइन आएगी। उसके बाद लिखेंगे क्या, जॉन इज हैप्पी। जॉन इज हैप्पी मतलब पी, तो यहाँ पर आ जाएगा पी। तो इस तरह से ये टू प्रीमाइसेस हैं आपके पास, एक तो वन और एक ये टू, और इसके बाद ये क्या है, आपका कंक्लूजन मिल रहा है। अब इस आर्ग्यूमेंट की आपको वैलिडिटी चेक करनी है, तो वो मैंने बताया था क्या करते हैं, जितने भी प्रीमाइसेस हैं उनके बीच में एंड लगाएंगे। तो फर्स्ट प्रीमाइसेस क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू, और दूसरी क्या है, क्यू, तो इनके बीच में एंड लगा दें, और इससे इम्प्लाइज कराएं आप किस पर, जो कंक्लूजन है यानी पी पर। तो अगर ये स्टेटमेंट आपका टोटोलॉजी आता है, तो जो गिवन आर्गुमेंट है आपका वो वैलिड हो जाएगा। तो अब इसके लिए आपको क्या बनानी है, ट्रूथ टेबल बनानी है। तो अब आप लिख सकते हैं, द गिवन आर्गुमेंट विल बी वैलिड इफ दिस इज अ टोटोलॉजी। तो अब इसके लिए आप क्या बनाएंगे, एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अब इसमें देखेंगे कि कितने वेरिएबल्स हैं, कितने मेन स्टेटमेंट थे आपके, दो हैं, एक तो पी और एक क्यू, तो यानी टू की पावर कितना, टू, यानी कितना होता है, फोर। यानी ट्रुथ टेबल में आपको कितनी वैल्यूज लेनी है, हाँ, हर एक स्टेटमेंट के लिए फोर वैल्यूज लेनी है। ठीक है। तो फोर वैल्यूज लेनी है, देखिए कैसे लेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा पी, तो पी में फोर वैल्यूज लेनी है, तो हमने दो ट्रू ले लिए और दो फॉल्स ले लिए। इसी तरह से क्यू में क्या ले लेंगे, एक ट्रू और एक फॉल्स, इस तरह से अल्टरनेट फोर वैल्यूज ले लेंगे। अब सबसे पहले आपको फाइंड करना है पी इम्प्लाइज क्यू। तो पी से क्यू पर इम्प्लाइज कर दें, अभी बताया था अगर दोनों सेम हैं तो ट्रू आएगा, और दोनों सेम नहीं है तो इम्प्लाइज क्यू पर हो रहा है, तो क्यू वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी। क्लियर। इसके बाद इसका एंड लेना है किसके साथ, क्यू के साथ। तो अब आप ये कॉलम बनाएंगे। क्लियर, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू। तो ये कॉलम बनाया, तो किस किस के बीच में एंड है, एक तो इसके और एक इसके, तो दोनों के बीच में एंड लगाना है। यानी अगर दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर ट्रू, तो ट्रू। बाकी ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, ये दोनों ट्रू हो गए तो ट्रू आ जाएगा। एक फॉल्स एक ट्रू तब भी फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों ट्रू के केस में ही ट्रू मिलेगा। क्लियर। तो ये फाइंड कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको इम्प्लाइज करा देना है इसको पी पर। ये कॉलम बना लीजिए। तो ये कॉलम बना लिया, तो किससे इम्प्लाइज कराना है, इससे, किस पर, पी पर। तो इम्प्लाइज कैसे कराते हैं, अगर दोनों सेम है तो ट्रू, अदरवाइज किस पर इम्प्लाइज हो रहा है, पी पर। तो अदरवाइज वैल्यू कौन सी ली जाएगी, पी वाली। देखिए यहाँ दोनों सेम है, ट्रू तो ट्रू, यहाँ पर ट्रू यहाँ पर फॉल्स, लेकिन इम्प्लाइज किस पर हो रहा है, पी पर। तो पी कैसा है, ट्रू, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू है, दोनों अलग अलग हैं, तो लेकिन इम्प्लाइज किस पर हुआ है, पी पर। तो यहाँ पर पी फॉल्स है तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स, दोनों सेम है तो ट्रू हो जाएगा। अब चेक करेंगे ये जो ट्रूथ टेबल आपने बनाई, कि इसमें आपको टोटोलॉजी मिली है या नहीं मिली है। तो इन वैल्यूज को अगर आप देखें, तो सभी वैल्यूज ट्रू नहीं है, एक वैल्यू फॉल्स मिली है आपको। क्लियर। तो यानी ये टोटोलॉजी नहीं है। टोटोलॉजी कब होती, जब जहां पर एफ है वहां पर भी टी होता। तो क्लियर। तो यानी ये जो स्टेटमेंट है आपका,
ये जो स्टेटमेंट है आपका ये टोटोलॉजी नहीं है। आप लिख सकते हैं फ्रॉम द ट्रूथ टेबल दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ टोटोलॉजी हैंस द गिवन आर्गुमेंट इज नॉट वैलिड। जो आर्गुमेंट आपको गिवन है वो वैलिड नहीं है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट आपको गिवन है, उसकी वैलिडिटी आपको चेक करनी है। आर्ग्यूमेंट क्या है? इफ देयर वाज अ बॉल गेम देन ट्रेवलिंग वाज डिफिकल्ट। इफ दे अराइव्ड ऑन टाइम देन ट्रेवलिंग वाज नॉट डिफिकल्ट। दे अराइव्ड ऑन टाइम देयरफॉर देयर वाज नो बॉल गेम। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले तो इसे स्टेटमेंट जो इसमें से जो एक आर्गुमेंट दे रखा है, इसमें से आप सिंपल स्टेटमेंट को निकालेंगे कि क्या क्या सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पर बन रहे हैं, और उनके बिहाफ पर फिर इस आर्गुमेंट को आप किसकी फॉर्म में लिखेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट लाइन स्टार्ट हुई है आपकी यहाँ से आर्गुमेंट की। इफ फर्स्ट लाइन स्टार्ट हुई है इफ देयर वाज अ बॉल गेम देन ट्रेवलिंग वाज डिफिकल्ट। तो कौन सा सेंटेंस है? इफ पी देन क्यू। ऐसे ही तो होता है। तो इफ और देन के बीच में जो है वो पी हो जाएगा। तो इफ और देन के बीच में क्या है? देयर वॉज अ बॉल गेम, तो ये पी स्टेटमेंट हो गया। और देन के बाद फुल स्टॉप तक जो होता है वो क्यू होता है। तो वो क्या है? देन ट्रेवलिंग वॉज डिफिकल्ट, तो क्यू हो जाएगा आपका ट्रेवलिंग वॉज डिफिकल्ट। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो भी आपका कैसा है? इफ और देन वाला है। तो इफ के और देन के पहला जो है स्टेटमेंट दे अराइव्ड ऑन टाइम। तो ऐसा तो कोई स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं, क्योंकि अभी तक तो दो स्टेटमेंट आए हैं, देयर वाज ए बॉल गेम और ट्रेवलिंग वाज डिफिकल्ट। तो ये नया स्टेटमेंट है, तो इसको क्या ले सकते हैं? हम आर ले सकते हैं। तो आर हो गया हमारा दे अराइव्ड ऑन टाइम। उसके बाद क्या है? ट्रेवलिंग वॉज नॉट डिफिकल्ट। तो इसके लिए हमें नया स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ट्रेवलिंग वॉज डिफिकल्ट है हमारा क्यू, तो ये नोट आ गया है इसमें, यानी ये क्यू का क्या है? नेगेशन है। तो इसको अलग से लेने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर? उसके बाद क्या है? दे अराइव्ड ऑन टाइम। इसके लिए भी कोई नया स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आर ही है। दे अराइव्ड ऑन टाइम। क्लियर? उसके बाद है देयर फोर। देयर फोर आ गया, इसका मतलब अब आपको कंक्लूजन मिलने वाला है। कंक्लूजन क्या है वो? देयर वॉज नो बॉल गेम। तो इसके लिए भी कोई अलग से स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पी स्टेटमेंट है देयर वॉज अ बॉल गेम, ये उसका नेगेशन है। यानी इसके बीच में क्या लगा हुआ है? नो या नोट लगा हुआ होता है, तो वो उसका नेगेशन होता है। यानी ये भी कोई नया स्टेटमेंट नहीं है। क्लियर? तो यानी नेगेशन क्यू तो हो गया आपका ट्रेवलिंग वाज नॉट डिफिकल्ट। क्लियर? अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेंगे आर्गुमेंट को। तो देखिए कैसे लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में आर्गुमेंट को। तो जो फर्स्ट लाइन है वो फर्स्ट लाइन क्या है? इफ देयर वॉज अ बॉल गेम देन ट्रेवलिंग वाज डिफिकल्ट। तो इसका मतलब क्या है? ये है आपका P इम्प्लाइज Q। ऐसे ही तो रीड करेंगे, इफ लगाकर P के स्टार्टिंग में देन Q। तो इफ देयर वॉज अ बॉल गेम देन ट्रेवलिंग वॉज डिफिकल्ट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ फुल स्टॉप तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद है इफ दे अराइव्ड ऑन टाइम। तो इफ किसके पहले लगा हुआ है? दे अराइव्ड ऑन टाइम, यानी आर से पहले इफ लगा हुआ है। और उसके बाद देन क्या है? ट्रेवलिंग वॉज नॉट डिफिकल्ट। तो ट्रेवलिंग वॉज नॉट डिफिकल्ट क्या है? नेगेशन क्यू। तो आर से इंप्लाइज हो जाएगा नेगेशन क्यू पर। तो सेकंड हो गया आपका, सेकंड प्रीमाइसेस हो गई। क्लियर? तो यहाँ तक हम पहुंच गए। इसके बाद नेक्स्ट है दे अराइव्ड ऑन टाइम। दे अराइव्ड ऑन टाइम कौन सा है? आर। तो ये आर हो गया। क्लियर? थर्ड प्रीमाइसेस। उसके बाद है देयर फोर। तो देयर फोर है तो अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि कंक्लूजन है देयर फोर के बाद। देयर वॉज नो बॉल गेम। तो ये है देयर वॉज अ बॉल गेम पी, और ये है देयर वॉज नो बॉल गेम, यानी ये पी का क्या है? नेगेशन है। नेगेशन ऑफ क्यू नहीं, बल्कि नेगेशन किसका है? पी का नेगेशन है। क्लियर? तो यहाँ पर नेगेशन पी ले लेंगे अब आप।
क्लियर। अब इसकी वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे? तो वैलिडिटी ऐसे चेक करेंगे, जो प्रीमाइसेस हैं आपकी, प्रीमाइसेस हैं आपकी, एक तो P इम्प्लाइज Q, एक है आपका R इम्प्लाइज नेगेशन Q, और एक है R। इनके बीच में एंड लगा देंगे और इम्प्लाइज किस पर कर देंगे? जो सॉल्यूशन, जो कंक्लूजन आया है, क्या आया है? नेगेशन P। और इसके लिए आप ट्रूथ टेबल बना लेंगे, और अगर वो टोटोलॉजी आती है तो ये आर्गुमेंट वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज इनवैलिड हो जाएगा या फैल्सी हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है, क्योंकि इम्प्लाइज ऑपरेशन है इसमें, एंड है, ये दोनों मैं बता चुका हूँ। नेगेशन कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता ही है। अगर ट्रू है तो ट्रू का नेगेशन होता है फॉल्स, और फॉल्स है तो उसका नेगेशन होता है ट्रू। तो ये सेल्फ आप कर लेंगे। क्लियर। क्योंकि अब ट्रूथ टेबल ही बनानी है, इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो इसका सॉल्यूशन आप खुद से फाइंड कर लेंगे। क्लियर। देखिए मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ इसका। इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे आप, और ठीक है, तो ये कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ द लेबर मार्केट इज परफेक्ट, देन द वेज ऑफ ऑल persons in a particular employment will be equal. Clear. But it is always that case that ways for such persons are not equal, therefore the labor market is not perfect. ये एक आर्ग्यूमेंट है आपका, इसकी वैलिडिटी आपको चेक करनी है, और वैलिडिटी किसकी हेल्प से चेक करनी है आपको? यूजिंग ट्रूथ टेबल। आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सॉल्यूशन में यहाँ से आर्ग्यूमेंट आपका स्टार्ट है, इफ के बाद देन कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इफ के और देन के बीच में जो ये है, इसको आप पी ले लीजिए। तो पी हो गया आपका द लेबर मार्केट इज परफेक्ट। उसके बाद देन के बाद फुल स्टॉप तक जो है, देन के बाद फुल स्टॉप तक जो है, उसको आप क्या ले लेंगे? क्यू ले लेंगे। यानी सिंपली आप इसको ये लिख सकते हैं कि बात किस में की गई है, कि वेजेस जो है वो इक्वल नहीं है। तो यानी क्यू ले लीजिए आप सीधा सीधा, कि द वेज आर इक्वल। ठीक है, वेजेस कैसा है? इक्वल है। क्लियर। सीधा सीधा यही ले लीजिए। या आप देन के बाद जो कंप्लीट स्टेटमेंट है वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो उसका जो सार है वो यही है कि द वेजेस आर इक्वल। तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है, बट इट इज ऑलवेज द केस दैट वेज फॉर सच persons आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अब आप? देखिए, बट इट इज ऑलवेज दैट द केस द वेज फॉर सच persons आर नॉट इक्वल। तो वेज आर नॉट इक्वल के लिए कोई नया सिंबल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेज आर इक्वल के लिए है क्यू। अब जब वेज आर नॉट इक्वल है तो ये क्यू का नेगेशन हो जाएगा, तो इसके लिए कोई नया सिंबल लेने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद देयरफॉर, देयरफॉर के बाद कंक्लूजन मिलता है आपको, वो क्या है? द लेबर मार्केट इज नॉट परफेक्ट। तो इसके लिए भी कोई नया सिंबल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेबर मार्केट इज परफेक्ट क्या है? पी, और ये पी का क्या है? नेगेशन है। तो अब इस आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी चेक करनी है। तो आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी चेक करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट लाइन क्या है? इफ द लेबर मार्केट इज परफेक्ट, देन द वेज ऑफ ऑल persons इन अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट विल बी इक्वल। तो यानी इफ पी देन क्यू वाला सेंटेंस है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? P implies Q। तो फर्स्ट आपकी प्रीमाइसेस आ गई। उसके बाद सेकंड क्या है? बट इट इज ऑलवेज दैट द वेज फॉर सच persons आर नॉट इक्वल। तो वेज आर नॉट इक्वल यानी नेगेशन Q। ये किसकी बात हो गई? नेगेशन Q की बात हो गई। इसके बाद क्या है? देयर फोर, देयर फोर है तो अंडरलाइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब कंक्लूजन आने वाला है। तो कंक्लूजन क्या है? द लेबर मार्केट इज नॉट परफेक्ट। लेबर मार्केट इज परफेक्ट तो है आपका पी, और लेबर मार्केट इज नॉट परफेक्ट क्या हो जाएगा आपका? नेगेशन ऑफ पी। ये नेगेशन ऑफ पी आ गया। तो ये आर्गुमेंट की सिंबॉलिक फॉर्म आ गई। क्लियर। अब इसकी वैलिडिटी चेक करनी है, तो तरीका वही है। जितनी भी प्रीमाइसेज हैं, फर्स्ट प्रीमाइसेज है पी इंप्लाइज क्यू,
सेकंड प्रीमाइसेस है नेगेशन क्यू। सभी प्रीमाइसेस के बीच में क्या लगा देते हैं, एंड, और किस पर इंप्लाइज कर देते हैं, जो कंक्लूजन आया है, नेगेशन पी। अब इसके लिए एक ट्रूथ टेबल बनाएंगे। अगर वो टोटोलॉजी आती है तो जो आर्गुमेंट है आपका वो वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। तो अब हमें टोटोलॉजी बन हमें क्या करना है, द गिवन आर्गुमेंट विल बी वैलिड इफ दिस इज अ टोटोलॉजी। अब इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे। अब कितने स्टेटमेंट हैं यहाँ पर, दो हैं, एक पी और एक क्यू। जो बेसिक स्टेटमेंट है हमारे वो क्या है, दो हैं, एक पी और एक क्यू, यानी टू की पावर कितना करेंगे, टू। तो कितना आया, फोर। तो यानी आपको ट्रूथ टेबल में कितनी वैल्यूज लेनी है हर एक वेरिएबल्स के लिए, फोर वैल्यूज लेनी है। तो चलिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं इसके लिए। तो पहले पी के लिए फोर वैल्यूज ले लेंगे, तो यानी दो ट्रू दो फॉल्स, क्यू के लिए दो, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, इस तरह से लेंगे। फिर आप फाइंड करेंगे पी इम्प्लाइज क्यू, तो दोनों अगर सेम है पी और क्यू में तो ट्रू आएगा, अदरवाइज इम्प्लाइज क्यू पर हो रहा है तो अदरवाइज जो क्यू की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो इस तरह से पी इम्प्लाइज क्यू फाइंड करेंगे। अब पी इम्प्लाइज क्यू का एंड फाइंड करना है नेगेशन पी के साथ, तो सबसे नेगेशन क्यू के साथ, तो क्यू का क्या फाइंड करेंगे, पहले नेगेशन। तो नेगेशन किसका फाइंड किया है, क्यू का नेगेशन, मतलब अगर ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से नेगेशन क्यू फाइंड कर लिया भैया आपने। अब क्या फाइंड कर देना है, अब ये फाइंड करना है पी इम्प्लाइज क्यू एंड नेगेशन क्यू, यानी इन दोनों के बीच में एंड लगा देना है। चलिए एंड लगा दिया। एंड का मतलब क्या है, अगर दोनों ही ट्रू होंगे तब ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पर ट्रू मिल गया है आप। क्लियर। अब इससे किस पर इंप्लाइज करना है, नेगेशन पी पर। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, नेगेशन पी। तो एक कॉलम बना लीजिए आप किसका, नेगेशन पी का। नेगेशन पी का आपने कॉलम बना लिया। नेगेशन पी मतलब अगर यहाँ पर पी ट्रू है तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, नेगेशन में उसके फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स हो गया, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू हो गया, यहाँ पर फॉल्स है तो ट्रू हो गया। अब ये कंप्लीट कॉलम बना लीजिए इसके लिए। क्लियर। तो अब इम्प्लाइज करना है आपको, किससे इम्प्लाइज करना है, इससे इम्प्लाइज करना है, यानी ये कौन सा कॉलम है ये, और किस पर इम्प्लाइज करना है, नेगेशन पी। नेगेशन पी ये है, तो इन दोनों को इम्प्लाइज करना है। इम्प्लाइज का मतलब अगर दोनों सेम हैं तो ट्रू, यहाँ पर भी दोनों सेम हैं तो ट्रू। अगर दोनों सेम नहीं है तो इम्प्लाइज किस पर हुआ है, नेगेशन पी पर। तो नेगेशन पी कैसा है, यहाँ ट्रू, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ तो दोनों सेम हैं तो ट्रू आ जाएगा। तो अब आपने देखा इसके लिए जो ट्रूथ टेबल बनाई इसमें सभी वैल्यूज कैसी मिली आपको, ट्रू मिली। यानी ये कैसा स्टेटमेंट है, ये टोटोलॉजी है। तो अगर ये टोटोलॉजी है तो जो गिवन आर्गुमेंट है आपका वो कैसा हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। तो फ्रॉम द ट्रूथ टेबल दिस आर्गुमेंट इज अ दिस स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी, हैंस द गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड। जो गिवन आर्गुमेंट है वो आपका कैसा है, वैलिड आर्गुमेंट है। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।